टैंग अपने ऑडिशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो उसने 3 नए ड्रेस खरीदे थे ऑडिशन पे जाने के लिए। उन्हीं को वो ट्राई कर रही थी। लीजियान ने कहा था वो शी को मदद करेगी बोलने में, पर टाइम आते ही वो शी के कंधे पे बंदूक रख के खिसक लेती है। शी बहुत डर डर के सब बताती है, पर टैंग को तो पहले से ही सब पता था। टैंग तो उसे ट्राई करने के लिए कहती है जीशु के दोस्त के साथ, पर शी को इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी थी। टैंग कहती है वो जिसे पसंद करती है वो शी को पसंद करता है, और जिसे शी पसंद करती है वो ली जियान को पसंद करता है। क्या पैथेटिक बात है। वो शी से पूछती है क्या वो अभी भी लिंग शाओ के बारे में सोचती है। शी जल्दी से ना कहती है और ली जियान को टेंशन होने लगती है। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे जीशु उसकी दोस्त की बात उठाता है। शी जीशु से रिक्वेस्ट करती है उसके दोस्त को समझाने के लिए कि आइंदा से वो उसे परेशान ना करे। जीशु अपने दोस्त के सपोर्ट में बात करता है। शी को उसे एक मौका देने के लिए कहता है, पर शी को सच में इस बारे में नहीं सोचना था। ली जियान की ज़्यादा केयरनेस से जीशु को अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। वो उसे मना करता है ज़्यादा कंसर्न दिखाने से, पर बाद में सबको हंसाता भी है। बाद में टैंग रेडी होके आ जाती है। सभी उसे इनकरेज करते हैं और वो भी कॉन्फिडेंट थी। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ब्रेकफास्ट भी नहीं करती। शी की ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम सॉल्व ना होते ही दूसरी आ जाती थी। उसके मॉम ने उससे बिना पूछे ही उसके लिए एक महंगा घर लिया था, जिसके पैसे शी को भी भरना था, और वो भी उसके नया जॉब पाने के बाद, जो कि उसे करना ही नहीं था। उसकी मॉम तो उसे प्रेशर पे प्रेशर डाली जा रही थी। ऊपर से जीशु का दोस्त फिर से उससे मिलने चला आता है। शी फिर से उससे कहती है वो उसे पसंद नहीं करती, उसके होने से वो अनकंफर्टेबल फील करती है। बहुत इंतज़ार के बाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आते हैं। दरअसल उन्हें नया कास्ट नहीं बल्कि फीमेल लीड की प्रॉक्सी देने के लिए किसी को चाहिए था। फीमेल लीड की पैर पे चोट लगी थी तो वो फाइट सीन नहीं कर सकती थी, इसीलिए टैंग की हाइट और फिगर देख के उसे बुलाया गया था प्रॉक्सी देने के लिए। फाइटिंग सीन में फीमेल लीड के बदले उसे रहना था, पर नाम तो फीमेल लीड की ही होती। वो टैंग को अगले फिल्म में मेन कैरेक्टर में लेने की बात करते हैं और उसे इस ऑफर के बारे में सोच के जवाब देने के लिए कहते हैं। टैंग अपने आप को यूजलेस फील कर रही थी। किसी के पास भी उसका कोई वैल्यू नहीं था, ना ही उसके पेरेंट्स के पास, ना ही वो जिसे पसंद करती थी उसके पास, ना ही उसके काम की जगह पे। बेचारी बैठे बैठे रोने लगती है। शी और टैंग बहुत एग्जॉस्टेड थे, तो वो ली जियान को भी बुला लिया था। दोनों अपने प्रॉब्लम्स पहले बताते हैं और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोनों एक दूसरे को इनकरेज भी करते हैं। उधर उनकी प्रॉब्लम सुनते सुनते उनकी मॉम डैड की फ़िक्र के बारे में सुनते सुनते ली जियान को अपने पापा के लिए बुरा फील होने लगती है। ली जियान ने उनसे कहा था वॉइस मैसेज ना करके लिख के मैसेज करने के लिए, जिस वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती थी। फिर भी वो उसके खातिर लिख के मैसेज भेजते थे। ली जियान अपनी आंखों से ये देखने के बाद उन्हें अगली बार से वॉइस मैसेज करने के लिए ही कहती है। फिर ये तीनों मिलके एक दूसरे को प्यार करते हैं। टैंग को अब अपनी मॉम की बात ही सही लग रही थी। वो अपना एक्ट्रेस बनने का सपना अब छोड़ने वाली थी। वो अपने पापा से उस म्यूज़ियम वाले जॉब के बारे में पूछती है कि क्या वो अभी भी अवेलेबल है। वहाँ शी अपने पापा से नया घर खरीदने के बारे में डिस्कस करती है। उसका पापा तो सुन के ही गुस्सा हो जाते हैं। एक्चुअली वो बिजनेस ट्रिप पे गए थे और शी की मॉम ने किसी से भी बिना पूछे अपना रिटायरमेंट का बहुत सारा पैसा ऑलरेडी नए घर पे लगा दिया था और उन्हें वो पैसे वापस भी नहीं मिलते। शी की डैड उनके आने तक उसे इंतज़ार करने के लिए कहते हैं और वहाँ टैंग अब तक ऑडिशन के लिए या काम के लिए जितने भी कपड़े खरीदे थे सब बैग में भरने लगती है। इतनी भारी भारी बैग वो अकेले नहीं उठा सकती थी। ली जियान तो लिंग शाओ और जीशु को भी बुलाने जाती है। इतने सारे कपड़े फेंकने में टैंग को भी बहुत दर्द हो रही थी। सभी उसे और एक बार सोच के देखने के लिए कहते हैं, पर वो रोते हुए चली जाती है। फिर ये सब मिलके बैग को डस्टबिन में फेंकने का काम करते हैं। अगले दिन ली जियान के पापा के लिए ये आंटी डम्पलिंग बना के ले आती है
है और खिलाती भी है। ली जियान के पापा उन्हें मना करते हैं पर फिर भी वो नहीं सुनती। ऐसे में लिंग शाओ के पापा चले आते हैं और उन दोनों को ऐसे देख के वो ली जियान के पापा को इनडायरेक्टली टांग खींच के चले जाते हैं। बाद में वो सबके सामने एक्ट करके दिखा रहे थे। सभी बहुत हंसने लगते हैं। ली जियान के पापा को एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उस आंटी पे उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बातों ही बातों में ली जियान लिंग शाओ के बर्थडे के बारे में बात करती है। सभी उसके लिए कुछ ना कुछ करने वाले थे पर ली जियान बस खाने वाली थी। टैंग जीशु के दोस्त से ये कहने आई थी कि वो उसके मॉम के काम को पूरी करेगी पर उसे पैसे नहीं चाहिए। वो उसे ये भी कहती है कि शी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा इंसान नहीं है। टैंग की इस बात से उसे अच्छा फील होता है। इतने सालों बाद लिंग शाओ की मॉम अपने शहर वापस आती है। ऑरेंज लिंग शाओ को उनके आने का खबर देना चाहती थी पर उसकी मॉम सरप्राइज देना चाहती थी। वहाँ ली जियान और लिंग शाओ खेलते खेलते घर आ रहे थे। वो ली जियान को ऐसे पकड़ते हुए आ रहा था पर सामने उसके मॉम को देख के रुक जाता है। ऑरेंज को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। लिंग शाओ तब जानबूझ के ली जियान को कस के पकड़ता है। लिंग शाओ की मॉम अपनी बात ऑरेंज के नाम पे चला रही थी। सरप्राइज वो देना चाहती थी पर कहती है ऑरेंज का आइडिया था। ऐसे ही वो हर बात ऑरेंज का नाम देके बता रही थी। ऑरेंज अब बच्ची नहीं थी तो वो भी सब बता देती है कि ये सब उनकी बात है ना कि उसकी। ऐसे में ली जियान कुछ फल लेके आती है उनके लिए। लिंग शाओ की मॉम उसे अंदर बुलाती है। वो ली जियान के साथ बहुत अच्छे से बात करती है। लिंग शाओ को परेशानी ना हो इसीलिए उन्होंने वो लोग होटल रुकने वाले थे। ली जियान को लिंग शाओ की नींद की फिक्र थी और वो थी लिंग शाओ की नींद की दवाई, तो वो उसे सुलाने चली आती है। आज वो उसी के साथ सोने वाली थी। लिंग शाओ भी निश्चिंत होके सोता है। अगले दिन जीशु की मॉम अपनी बहन से मिलने आती है। एक दिन उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आज वो अपनी बहन को उसके पति के लिए पैसे देने आती है। वो लेना नहीं चाहती थी पर जीशु की मॉम सुनती नहीं। लिंग शाओ की मॉम फिर से बिना बताए उसके काम की जगह पे चली आती है। वो तो उसके कलीग्स के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स भी लेके आई थी। लिंग शाओ को जब इस बारे में पता चलता है तब उसे ज़रा सा भी खुशी नहीं मिलती। लिंग शाओ अपनी मॉम से ज़्यादा बहन के साथ कंफर्टेबल फील करता था क्योंकि ऑरेंज अब बहुत मैच्योर बन चुकी थी। वो ऑरेंज को शहर घुमा के दिखाना चाहता था जिससे ऑरेंज को तो बहुत हैरानी होती है और खुशी भी मिलती है। जीशु की मॉम का बेटा खो गया था जिसे लिंग शाओ के पापा ढूंढ के देते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है ये जीशु के मॉम का बेटा नहीं था। उन्होंने तो शादी भी नहीं की थी। ये उनके एम्प्लॉय का बेटा था जो कि अपने पति से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस में उन्हें मार डाला था। वो अब जेल में थी। जब तक वो बाहर नहीं आती तब तक वो उसके बेटे की जिम्मेदारी ली थी। जीशु के मॉम की शादी ना होने की बात से ली जियान के पापा को शायद अच्छा लगा था। वो शायद जीशु के मॉम से प्यार कर बैठे थे, इसीलिए अभी तक सिंगल थे। दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा। एक तरफ वो खुश भी थे, दूसरी तरफ उन्हें उनके लिए बुरा भी लग रहा था क्योंकि इस झूठ की वजह से वो जीशु की नज़रों में नीचे गिर गई थी, उससे दूर चली गई थी। लिंग शाओ घर आके जब कमरे में जाता है तब वो ली जियान को छुपे रहते हुए देखता है। आज भी वो लिंग शाओ के साथ सोने वाली थी पर लिंग शाओ उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है क्योंकि रोज रोज ऐसा करना सही नहीं था। सुबह सुबह लिंग शाओ को ली जियान का बर्थडे गिफ्ट मिलता है। वहाँ शी और टैंग मिलकर लिंग शाओ के लिए खाना बना रही थी पर उन्हें जीशु से पता चलता है वो ऑलरेडी निकल चुका। इस बात से दोनों थोड़ा अपसेट तो होते हैं पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं।